बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 5.1 का सब टॉपिक डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है, इसकी मेन हेडिंग है ग्रेविटेशनल फील्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आपको इस टॉपिक में बहुत सी नई चीजों के बारे में पता लगेगा। जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आ गई है, तो आपको जैसे पता है एक मैग्नेट होता है। एक मैग्नेट एक स्पेसिफाइड रीजन रखता है। जब उस रीजन के पास हम कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं, या तो वो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल कर लेता है। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये मैंने अर्थ बनाई है, ठीक है। इधर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। इट्स अर्थ। अब अर्थ, आपको पता है अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ की एक सरफेस है, ये अर्थ है, अर्थ के एक आउटर रीजन में आपके सामने ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूं। ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेट का एक स्पेसिफाइड रीजन होता है। इसी तरीके से इस अर्थ का भी एक स्पेसिफाइड रीजन है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके इस रीजन में आ जाता है, तो ये अर्थ उसको अपनी तरफ जस्ट अट्रैक्ट करती है। याद रखिएगा, अर्थ कभी रिपेल नहीं करती, ये उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है, अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इट्स सेंटर। इस सेंटर पॉइंट पे मैं आर लिखता हूं। ये आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया, इसकी ये डेफिनेशन है, आपने इसको मार्क कर लेना है। द एरिया और रीजन, द एरिया और रीजन अराउंड द अर्थ in which an object feel the gravitational effect of the earth in the form of force are called gravitational फील्ड। ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, काइंडली आप इसको एज इट इज ही जो है वो लिख लीजिएगा। अब इस डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। वो कह रहा है कोई एरिया
और रीजन जो अराउंड द अर्थ होता है। अब यहां पे रुक के एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर लिख लीजिएगा कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ। मतलब ये देखिए आपके सामने ये अर्थ बनाई है मैंने। अब अर्थ के हर पूरा अर्थ एक गोल जो है, आप बॉल की एग्जांपल ले लें, जिसमें बॉल है, बॉल के इर्द गिर्द क्या है, सरफेस प्रेजेंट है, एक जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं आपसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या ऑल अराउंड द अर्थ प्रेजेंट होती है। यू नो दैट आपके सामने ये डायग्राम बनी है, तो इसका आंसर ये होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल अराउंड द अर्थ प्रेजेंट होती है। आइए अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द एरिया और रीजन अराउंड द अर्थ in which an object feels the gravitational effect of the earth in the form of force are called gravitational field। मतलब ये कि अर्थ के इर्द गिर्द एक जो अर्थ, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द एक स्पेसिफाइड रीजन है, जिस रीजन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो किस फॉर्म में होता है, इन अ फॉर्म ऑफ फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा होगा तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रहा होगा तो आपकी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा सुन लें इस बात को, अगर ऑब्जेक्ट आपका, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये आपका जो मैस है, ये मैस मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पे आप कह सकते हैं टुवर्ड द अर्थ आ रहा है, यहां मैं लिख देता हूं टुवर्ड द अर्थ आ रहा है, तो यहां पे जो है आपके पास वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट ऑफ सिंपल यहां पे ये बात रख लीजिएगा, जब यहां से ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो आपकी वैल्यू ऑफ जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये टुवर्ड द सेंटर आता है, वैल्यू ऑफ जी भी इंक्रीज होती रहती है। नहीं ये बात समझ आती तो आप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पेन है, बोर्ड मार्कर है, अगर देखें इसको मैं ऊपर उछालूंगा तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आप खुद देखें किस तरीके से स्पीड के साथ ये नीचे आएगा। तो ये चीज प्रूव करती है, इस एग्जाम्पल से भी ये बात प्रूव हो रही है कि ऑब्जेक्ट जब मूव अपवर्ड करता है तभी तो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। जब वो रुकता है तो तब तक फिर नीचे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करता है। तो जिसे इससे नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अब इसके अलावा आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड is a non-contact force। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनके इस रीजन में आ जाता है, क्या उसका और ये अर्थ के और उसके सरफेस के दरमियान में कोई कांटेक्ट होता है। पहले आइए समझते हैं व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। जब दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। लेकिन
अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करते, बट ये ऑब्जेक्ट एज अ अर्थ है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो देखिए हमारे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये अर्थ हमारा इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपके सामने है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसकी इस रीजन में आता है अर्थ की, क्या अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होते हैं? नो, दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, बट अर्थ attract this object toward its center. So this thing proves that our gravitational field is a non-contact force. ये ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड में एक और भी बात होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स। आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज फील्ड फोर्स, कि फील्ड फोर्स क्या होता है, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द body whether the body is in contact of the earth or not. This force is called field force. देखिए अब ग्रेविटेशनल, अब यहां पे फील्ड फोर्स के बारे में आइए जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये एक रीजन है, तो हमने इसको नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड का, कि जाहिर सी बात है एक स्पेसिफाइड एक रीजन हमें हो गया, इसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का नेम दे दिया। लेकिन मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि हर ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड द सेंटर, तो जाहिर सी बात है ये सेंटर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, जिसे हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल पुल का, और एट द एंड उसे हमने नाम दे दिया फील्ड फोर्स। जाहिर सी बात है वो किसी फील्ड में है, तो इसलिए इसे फील्ड फोर्स का नाम दे दिया। अब आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं कि अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, पुल अप्लाई करती है, ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूव करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस पुल मे बी कॉन्टैक्ट or not contact with the surface of the earth, but this force is known as field force. अब इसको इस तरह समझते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, बेशक ये एक अर्थ की सरफेस है, इसके साथ कांटेक्ट में आए या कांटेक्ट में ना आए, ये अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है। दिस पुल को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कह देते हैं। अब ये तो बात हमने फील्ड फोर्स की कर दी। इसके बाद आपको अगर इसका फॉर्मूला डिस्कस करना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड का हम अगर फॉर्मूला डिस्कस करें तो आपने यहां पे ये बताना है, जैसे आपको पता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, F इज इक्वल टू, ये G इज अ कांस्टेंट, m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब इसको हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से आपने इसको, इसकी कोई डेरिवेशन आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है, तो हम डेरिवेशन को यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, हमारे पास एक m2 मैस है, यहां मैं कहता हूं मेरा m2 जो मैस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैस ऑफ अर्थ, और मैंने मैस ऑफ अर्थ यहां पे मैं लिख देता हूं, me क्या है, मैस ऑफ द अर्थ।
ये मेरा क्या आ गया, मास ऑफ द अर्थ आ गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे कंसीडर किया, इसका मास में सिंपल m ले लेता हूं, तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, m सिंपल ये हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैंने ऑब्जेक्ट कहां लिया है, अपने इस सरफेस के ऊपर ले लिया है। तो अब आपको पता है बाकी सेम की सेम चीजें आ जाएंगी। ग्रेविटेशनल जो मैंने वहां फील्ड फोर्स है जिसको नाम दे दिया है, इसको F लिख लेंगे विच इज इक्वल टू G एज इट इज। सिंपल m1 की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और m2 की जगह क्या आ जाएगा, me आ जाएगा। और जैसा कि मैं आपको स्टार्ट से, जब से ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है, इस जो सेंटर की तरफ खींचे उसको हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया, तो डिस्टेंस की जगह यहां पे सिंपल क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने जैसे क्लियर किए थे, इसको दोबारा कर देता हूं क्लियर, इनको मिटा के। देखिए अब आपके सामने एक फॉर्मूले की हेल्प से मैं आपको इस चीज को प्रूव करूंगा कि जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है क्यों डिक्रीज होती है। देखिए आपको एक यहां चीज पता होनी चाहिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ये डिस्टेंस ही एक तरह से हमारा, देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है मैंने कंसीडर कर लिया है दूर, इस तरीके से बहुत ऑब्जेक्ट एक दूर कंसीडर कर लिया। यहां पे देखिए इसका डिस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट का रेडियस से बहुत ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस है इसका, लार्ज डिस्टेंस है इसका। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहां पे पास बिल्कुल कंसीडर कर लिया है रेडियस से, तो इसका देखें इसका स्मॉल डिस्टेंस है। तो आप मुझे खुद बताएं दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे होगी। ये फॉर्मूले की मदद से देखें कि अगर फोर्स आकर जो डिस्टेंस होगा वो अगर आपका ज्यादा होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी, लेकिन अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी इतनी ज्यादा हो जाएगी। या आप इसी केस को देख लें, जब डिस्टेंस कम होगा तो आपकी फोर्स भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में देखिएगा रेडियस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इट्स मींस यहां पे हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहां पे जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा क्यों होगी, उसकी एक वजह ये है क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है उसका यहां से डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस केस में इसलिए हमारी जो फोर्स है वो ज्यादा होगी। अब हमारे इस टॉपिक का लास्ट जो एक पॉइंट रह गया है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बड़े ही अच्छे अंदाज से आपने याद करना है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले ये हमें डायग्राम, चले मैं यहां पे बना देता हूं, यहां अगेन बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे अंदाज से समझ आ जाए। ये मेरी अर्थ है। देखिए एक मैंने मैस ले लिया इस तरीके से, एक मैस मेरा जो है m2, ये बड़ा मैस है, और एक इसी के साथ ही मैंने छोटा मैस ले लिया m1, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्मॉल मैस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, लार्ज मैस हो गया। ये मेरा स्मॉल मैस है। अब देखिए ये क्या है, r, इट्स अ डिस्टेंस, r इज अ रेडियस। अब दोनों का डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेम है, हमारी सभी सेंटर ऑफ अर्थ से बिल्कुल सेम है। देखिए अब व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट मैस, सॉरी, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस is called gravitational field strength। मतलब ये देखें
वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचेगी वो किसके इक्वल होगा, पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट मैस मतलब जितना ऑब्जेक्ट का मैस बड़ा होगा वो उतनी ही फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचेगी। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उम्मीद है आपको इस डायग्राम से भी इस चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमने एक एनालॉजी के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक मेरा क्या है, मैस m2 है, एक मेरा मैस m1 है। m1 जो है मेरा स्मॉल मैस है, इस मैस को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपनी तरफ कम ताकत से खींचेगी, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला भी है, F फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कब ज्यादा होगी, जब आपका दोनों मैस जो होंगे वो बड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है इस केस में ये लार्ज मैस है, ये मैस ऑफ अर्थ तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो ये इसको ज्यादा पावर से खींचेगा एज कंपेयर टू स्मॉल मैस से। लेकिन अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो खत्म नहीं हुआ। यहां पे मैं आपको बता दूं वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is depend upon value of g, मतलब इसका क्या मतलब वैल्यू ऑफ g का। देखिए अब हम दो सरफेसेस कंसीडर कर लेते हैं अर्थ की, जैसा कि मैंने ये बना दिया यहां पे ये अर्थ के पास सरफेस की बहुत ज्यादा पास है, तो यहां पे मैं कहता हूं मेरी वैल्यू ऑफ g लार्ज होगी, ज्यादा होगी। जबकि ये देखें ये जो सेंटर से ये वाला सरफेस इसका जो है डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो यहां पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, लेस होगी। तो यही चीज वो बताना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है विद द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करती है विद द वैल्यू ऑफ जी। जहां पे वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगी वहां पे जो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जहां पे वैल्यू ऑफ जी लेस होगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ फील्ड्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। आप इसकी एक एग्जांपल ले लीजिए। अब सपोज कर ले हमारा जो लाहौर है वो जो हमारी सरफेस है अर्थ की उसके पास है, जबकि आप मरी चले जाए, मरी में हिल्स होती हैं बहुत बड़ी, वहां पे जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहते हैं वैल्यू ऑफ जी कम होती रहती है। ये भी हमारा एक टॉपिक है, इंशाल्लाह अज़ीज हम इसको जल्दी डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज बता दी जाएगी किस तरीके से वैल्यू ऑफ जी जो है हमारी वो चेंज होती रहती है। जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैल्यू ऑफ जी हमारी चेंज होती जाती है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो भी वेरी करती है। उसकी वेरी करने की वजह क्या है, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करती है। अब हमारी यहां पे मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, हमारी जो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के पास जो हमारी वैल्यू ऑफ जी है वो किसके इक्वल है, सॉरी वैल्यू ऑफ जी कह दिया मैंने, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। 10 न्यूटन पर किलोग्राम इसकी वैल्यू होती है। ये हमारा आज का टॉपिक था जो आपको मैंने बता दिया, और आज का हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 2 था। अब आप जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 109 ओपन कर लें ताकि मैं आपको यहां पे मार्क भी करवा दूं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, काइंडली आप इसको वहां पे मार्क कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं इसकी डेफिनेशन, आप इसको लिख लीजिएगा। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोर्ड पे भी वो डेफिनेशन लिख दी थी। द एरिया और रीजन अराउंड द अर्थ in which
an object can feel the gravitational effects of the earth in the form of force is called gravitational field. देखिए, यूजुअली जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो मैं कहता हूं कि आप बोर्ड में जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करें शॉर्ट, उसमें 2 पॉइंट जरूर लिखिएगा. तो इसका सेकंड पॉइंट आपके सामने है, आप ये लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और बहुत से पॉइंट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो अभी मैं आपको बता देता हूं, इसको पढ़ते हैं साथ साथ, आपको इंशाल्लाह और समझ आ जाएगी. इसका सेकंड पॉइंट आप ये भी बना सकते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स law of gravitational, the gravitational force between a body of mass m and the earth is given by F is equal to G. G is a gravitational constant, m is a mass जो हमने यहां कंसीडर किया था, and me is the mass of the earth, and r square is the radius of the earth, या डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं. ये इन शॉर्ट डिस्टेंस के इक्वली होता है, लेकिन r जो है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ कंसीडर किया जाता है. यहां मैंने बड़ा R लिखा है. अगर स्मॉल r की बात करेंगे तो ये है डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके ये हमारे सेंटर रेडियस तक जो डिस्टेंस है उसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आपको मैंने क्लियर कर दिया, r इज द रेडियस in this equation, r is the distance in this equation. अब the weight of the body is due to the gravitational force with which the earth attract a body. इस पॉइंट को मैं जब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट होगा, जो आज ही हम स्टडी करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये वेट में मैच हमारा कन्वर्ट हो जाता है. अब आपने इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है. क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर आप डेफिनेशन लिखने चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, मैं बोलने लगा हूं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद इट. ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद एक एग्जाम्पल को यहां पे कंसीडर किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी थ्रोन अप, थ्रोन का मतलब होता है फेंकना ऊपर वाली साइड पे, इस तरीके से, गोज ऑन डिक्रीजिंग while on returns its velocity goes और increasing. इसका क्या मतलब है दोबारा बता देता हूं मैं. ये एक ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको थ्रो करेंगे अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, आहिस्ता 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 डिक्रीज होके स्टॉप हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी. देन दोबारा नीचे जब आएगी तो जाहिर सी बात है इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. अब आप फील्ड फोर्स की डेफिनेशन को यहां पे व्हाट इज फील्ड फोर्स लिख लें ताकि आप इजीली इसको वहां पे मार्क कर लें. दिस इज ड्यू, इसको आप कट आउट कर दें. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, एक्टिंग को काट के वहां पे एक्ट्स लिख लें, ऑन द बॉडी, वेदर का मतलब होता है चाहे, द बॉडी इज कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आगे एमसीक्यूज आ गया है. इट इज एज्यूम्ड, एज्यूम का मतलब होता है देखना, सोचना, उसको देख रहे हैं. That a gravitational field exists all around the earth. अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बच्चे जो मिस्टेक करते हैं अराउंड के स्पेलिंग में ARROUND कह देते हैं, ये लिख देते हैं. आप जरा देख लें बुक पे भी, इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है. AROUND इसके स्पेलिंग होते हैं. एंड सेकेंडली आपको 5.3 डायग्राम में कुछ एरोस जो है वो इनवर्ड वाली साइड पे नजर आ रहे होंगे. देखिए इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिट करती है उसकी वैल्यू, जिस तरह ऐसा ऑब्जेक्ट पास आता रहता है अर्थ के सरफेस के, उसकी जो वैल्यू की फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती जाती है. जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में भी मैंने इस चीज को आपके सामने डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है. तो यही वो यहां पे बताना चाह रहे हैं ये डायग्राम के अंदर. दिस
field is directed toward the center of the earth as shown by the arrow in figure 5.3. The gravitational fields become weaker and weaker as we go further. मतलब जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते रहते हैं वैसे वैल्यू ऑफ जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है. एंड farther away from the earth. इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अब यहां से आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यहां पे व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आप लिख लें. द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ. अब जितने भी पॉइंट्स हैं आपने इनको हाईलाइट कर लेना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टॉपिक. एट एनी प्लेस its value is equal to the value of G or at that point. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी लाहौर की एंड मरी की, उसी एग्जांपल से मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा. अब देखिए वो क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में. नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस के पास द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये लास्ट वाले, आपने इसको एज इट इज ही इन पॉइंट्स को याद करना है. अगर देखें जी आपको अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसमें से जो 3 थे एंड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. लेकिन अगर आपको ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सके या राइट अ नोट ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है एंड देन आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है एंड इसका फॉर्मूला लिख देना है. देन उसके बाद आपने फील्ड फोर्स फॉर एग्जांपल तक जो है आप अपनी बुक में देखिएगा, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग तक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई. लेकिन एक्सप्लेनेशन को वहां पे आपने एंड नहीं करना, देन आपने डायग्राम बनानी है और देन उसके बाद फील्ड फोर्स की हेडिंग देनी है, देन आपने फील्ड स्ट्रेंथ की हेडिंग देनी है और जो जो मैंने आपको पॉइंट्स वाइज जिस तरह मैंने आपको बताया है आपने वैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज मास ऑफ द अर्थ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इसको बड़े ही ध्यान से समझना है और इसको मैं तो कहता हूं आप साथ साथ नोट कर लें ताकि उसको आप जब लिखेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा. चलिए जी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे विच इज 5.2 मास ऑफ द अर्थ. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 5.2 एंड इट्स मेन हेडिंग इज मास ऑफ द अर्थ. अब हम देखेंगे किस तरीके से मास ऑफ द अर्थ फाइंड करते हैं. काइंडली सब अपने अपने कैलकुलेटर्स भी जो है वो अपने पास रखें ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें. अब मास ऑफ द अर्थ में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है. कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m on the surface of the earth as shown in diagram बिलो. अब आइए हम सबसे पहले आपको डायग्राम बना देते हैं. ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपने बहुत ही ध्यान से इस डायग्राम को बनाना है. देखिए डायग्राम का जो सेंटर है वो सेंटर पॉइंट जैसे बात है इन फॉर्म ऑफ सर्कल है, तो सेंटर पॉइंट जो होता है इसको हम रेडियस कहते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है. इसके बिल्कुल ऊपर जो है हमने एक मास कंसीडर कर लिया ऑब्जेक्ट का. ये मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास क्या है m से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है. अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये यहां से लेकिन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कह दिया गया है डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर of the earth is equal to r, radius of the
रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर है जी ये पॉइंट? ठीक है, अब हम आगे अपनी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट, ये मैंने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट नहीं किया, उसके साथ ही मैं यहां ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट अस कंसीडर द mass of the earth is me and r is the radius of the earth। क्लियर है जी यहां तक? by the Newton's law of gravitation, we write as F is equal to G m e over r का स्क्वायर। इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है, जरा यहां ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का मैस कब तक रहेगा, जब तक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ये जब ग्रेविटेशनल फोर्स एफ से, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है, G डॉट एफ का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर जब एक्ट करेगी तो ये मैस जो है, मैस मल्टीप्लाई बाय G हो जाएगा एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेट एंड दिस वेट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मैं यहां कह सकता हूं F is equal to W and which is equal to mg। ये मैंने आपके सामने यहां पे प्रूव कर दिया किस तरीके से ये mg के इक्वल आ गया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपके सामने कंपेयरिंग जब की जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस की जब सेम होगी तो एज इट इज आ जाएगी, F इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे कंपेयरिंग नहीं की जाएगी, सॉरी कंपेयरिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे यहां पे आ जाएगा mg इज इक्वल टू G m e ओवर r स्क्वायर। अब ये m से कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, G इज इक्वल टू G m e ओवर r का स्क्वायर। अब आपको जैसे पता है हमने यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, me मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। तो ये रेडियस जो है वो यहां डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, G को मल्टीप्लाई कर देंगे r स्क्वायर से एंड इज इक्वल टू G m e आ जाएगा। अब हमने मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना है, G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको कहते हैं, G r स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m e आ जाएगा। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं G किसके इक्वल है, ये ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको इन शॉर्ट कहना चाहिए यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड व्हाट इज G? G इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, वो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है वैल्यू ऑफ रेडियस। R क्या है, वो रेडियस ऑफ द अर्थ है एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6। जी इसकी वैल्यू थी, आपके सामने मैं रेडियस की वैल्यू जो है वो दोबारा भी लिख देता हूं यहां मिटा के, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी देखने में, तो इसलिए मैं यहां मिटा के इसको फर्दर आगे
वहां से यहां पे सॉल्व कर देता हूं। इसकी वैल्यू जो है रेडियस ऑफ द अर्थ को, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन सब चीजों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई हुई है एमई वाली, एमई मैस ऑफ द अर्थ, इसमें 10 मल्टीप्लाई बाय जो है हमारा हो जाएगा 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 11। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। जैसे मैं अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करने लगा हूं, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है। काइंडली कैलकुलेटर का यूज सब बच्चों को आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेटर को हम यूज किस तरीके से करते हैं, ताकि आपको पता हो कि कैलकुलेटर का यूज किस तरह किया जाता है। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले आप सबसे बड़ी ब्रैकेट मतलब एक ब्रैकेट लगाएं, देन सेकंड ब्रैकेट लगाएं, उसमें लिखें 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 एंड देन ब्रैकेट क्लोज करें, ऊपर स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा दें, एंड देन मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, देन आप ब्रैकेट जो है उसे क्लोज करें, देन डिवाइड का साइन लगाएं, डिवाइड का साइन लगाने के बाद अगेन ब्रैकेट लगाएं, और ब्रैकेट लगाने के बाद 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 11 लिखें, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप इसका आंसर देखिए तो आपको आंसर आता है 6.0 इंटू 10 रेज़ की पावर 24। तो मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है, विच इज 6.0 इंटू 10 रेज़ की पावर 24 kg। आइए अब हम इसका यूनिट देखते हैं कि यूनिट इसका किस तरीके से kg आ गया है। इसको मैं आपके लिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं। इसका आंसर जो है वो मैं नीचे लिख देता हूं। ME का जो हमारा आंसर आया है विच इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 रेज़ की पावर 24 kg। अब ये kg किस तरीके से आया, आइए अब हम इसको जरा थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। जो हमारा यूनिट है, यूनिट ऑफ ME का किस तरीके से आ गया उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसका जो ये हमारा रेडियस था उसके ऊपर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 मीटर स्क्वायर आ गया। इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके सामने मैंने वहां पर लिखा हुआ है जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ये यूनिट होता है, डिवाइडेड बाय न्यूटन, न्यूटन और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। देखिए मीटर तो मीटर से कट गया, देन हमारे पास पीछे रह गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम पर स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं न्यूटन को, आपको पता है न्यूटन किसके इक्वल होता है, मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मैं इसको यहां मिटा के यहां पे क्या लिख रहा हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा। यहां पे केजी की वैल्यू क्या है, -1 है। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, ऊपर लेके जाता हूं तो आ जाता है किलोग्राम +2 डिवाइडेड बाय किलोग्राम। अब देखें अगर ये 2 है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं आपके सामने, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम। तो ये किलोग्राम किलोग्राम से कट जाएगा, सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा 1 किलोग्राम। जो इसकी क्या वैल्यू, जो इसका यूनिट किस तरीके से किलोग्राम आ गया है। उम्मीद है मुझे ये पॉइंट भी आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया होगा। अब सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 110 ओपन कर लें, ताकि मैं एक दफा रीडिंग करवा के आपको बता सकूं कि किस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने लॉन्ग अटेम्प्टेशन इसकी करनी है बोर्ड में। सबसे पहले आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। देखिए मैंने अभी आपके सामने जब यहां पे मास ऑफ द अर्थ के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी थी, मैंने क्या लिखा था, एज शोन इन फिगर बिलो। मैंने बिल्कुल ही फिर नीचे उसके फिगर बना दी थी। तो आपने क्या करना है, यहां तक लिखने के बाद एक फिगर जो है आपके सामने नजर आ रही होगी उसको नीचे बना देना है। Let the mass of the earth be me and radius of the earth be r.
क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो यही बात कर रहा है। अब डायग्राम मैंने नहीं बनाई, सपोज कर लें ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है, उसको हमने आर कंसीडर कर लिया है। According to the law of gravitation, the force F of the earth acting on the body is given by, जैसा कि मैंने यहां पे सारी की सारी आपके सामने जो डेरिवेशंस कर दी है, वही बाकी सारी डेरिवेशंस हुई है। आज का हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, आज यहां पे एंड होता है। इंशाल्लाह कल आपके लिए जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।